हाय हेलो क्लास टेंथ वालों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर आपकी विज्ञान के पेपर के लिए जो कि होने वाला है एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 में, और डेट है इसकी 21 मार्च 2025, यानी कि कल ही ये पेपर होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग सेट ए, सेट बी, सेट सी को ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग आज अभी इसी वक्त करने वाले हैं सेट डी को सॉल्व। और यहाँ पर मेरा आप लोगों से वादा है कि जितने हम लोगों ने सेट ए बी सी डी सॉल्व किए हैं ना, इन सेटों में से ही आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आने वाला है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं 4 सेट में से मिल जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट सेट है। आइए जल्दी से इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ये क्या कहता है भाई साहब आप लोगों से? तो ये कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो उपयोग लिखिए। अब यहाँ पर ये दो दो नंबर के हैं, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 तक दो दो नंबर के चलते हैं। तो यहाँ पर दो उपयोग लिखना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के तो भैया पहला उपयोग है धातुओं से ग्रीस हटाने में। जैसे कोई धातु होती है उस पर ग्रीस लग जाता है तो बहुत चिकनाहट आ जाती है, लेकिन चिकनाहट अच्छी होती है। लेकिन हमें क्या है कि धातुओं से हटाना है, कहीं पर अनजानी अजीब सी जगह पर लग गया है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दूसरा उपयोग है साबुन, अपमारक, कागज और कृत्रिम फाइबर बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर उपयोग होता है। ठीक है, अगला है गंधीय सूचक किसे कहते हैं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये होने वाला है। तो देखिए, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। अब ये सूचक क्या होते हैं? तो सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारकीय। और ये तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और ये तीसरे गंधीय सूचक। तो इनकी चर्चा हम लोग पिछले सेटों में कर चुके हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय अथवा क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए बारीक कटी हुई प्याज, लौंग का तेल और वेनिला एसेंस ये गंधीय सूचक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है 7वां। तो ये क्या कहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम एवं यहाँ पर सूत्र लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पर रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आप लोग ध्यान से सीख लीजिए। और रासायनिक सूत्र यहाँ पर होने वाला है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि हमारे पीओपी का। पीओपी का यहाँ पर रासायनिक सूत्र होने वाला है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं आएगा, CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट। और यहाँ पर जल के अणु आ जाएंगे आधा, यानी कि 1/2 H2O। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का फॉर्मूला। ठीक, अथवा वाला है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? तो ये रहा इसका आंसर। देखिए जरा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जल की अनुपस्थिति में वियोजित होकर H+ आयन नहीं देती है। यानी कि जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, यदि इसमें जल की अनुपस्थिति है, ठीक है, यानी कि शुष्क लिटमस पत्र ले लिया यानी कि जल नहीं है, तो यदि जल की अनुपस्थिति है तो ये H+ आयन नहीं देती है और इसीलिए अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करती है और ये लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती है। ठीक है, ये भी काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 8वां है कार्बन में श्रृंखलन को परिभाषित कीजिए। कार्बन के दो गुण होते हैं, पहला तो इसका श्रृंखलन हो गया, दूसरा इसकी संयोजकता होती है। तो पहले गुण की बात करना है श्रृंखलन। तो देखिए जरा, कार्बन परमाणु श्रृंखलन, कार्बन में कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं और इस गुण को कार्बन श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, इसके कारण कार्बन परमाणु सीधी साखित या चक्कीय श्रृंखला में बनते हैं। जैसे कार्बन ऐसा, कार्बन के साथ में ऐसे ऐसे जुड़ते जाते हैं, चाहे नीचे जुड़ लो, बगल में जुड़ लो, ऐसे जुड़ लो, कहीं पर भी अपन ऐसा जोड़ लेते हैं। ठीक है, कार्बन को। तो ये कार्बन की एक अद्वितीय क्षमता है कि अपने ही परमाणुओं में जुड़ करके ये लंबी चेन सी बना लेता है और इसी चेन को ही श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि अथवा वाला, ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है लिखिए।
तो देखिए जरा, ये रहा इसका आंसर। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर इसे स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी एल्कोहल लिया, उसमें थोड़ा सा पेट्रोल मिला दिया और फिर इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, यानी कि मोटरसाइकिल, जीप, कार चलाने में इसका उपयोग करते हैं। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है, यानी कि जो इसके अवशेष होते हैं वो CO2 और यहाँ पर H2O होते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा ईंधन है ये। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, समवायता को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी दीजिए यहाँ पर 2 नंबर में। तो ये रहा भैया समवायता। तो समवायता एक ऐसा गुण है जिसमें दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं। दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र कैसे होते हैं? समान, लेकिन संरचना अलग अलग होती है। लेकिन संरचना कैसी होती है? भिन्न भिन्न यहाँ पर होती है। ऐसे कार्बनिक यौगों को समवायव कहते हैं और इस घटना को समवायता कहते हैं। उदाहरण है यहाँ पर ब्यूटेनॉन, यानी कि C4H10 के दो समवायवी होते हैं, एन ब्यूटेनॉन तथा आइसे ब्यूटेनॉन। ठीक है, ध्यान रखिए ये काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। तो एथेनॉल, यानी कि एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? इसमें मेथेनॉल मिला देते हैं। ये जहरीला पदार्थ होता है ताकि यह पीने योग्य ना रह जाए, क्योंकि एथेनॉल को पीते हैं। तो एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला कर दिया जाता है। इसे ही विकृत एल्कोहल यहाँ पर कहते हैं। यानी कि है एक प्रकार का एथेनॉल, इसको पीने योग्य ना रह जाए तो मिला देते हैं मेथेनॉल, और रंग की पहचान करने के लिए इसमें मिला देते हैं एल्कोहल, जिससे इसका रंग नीला हो जाता है और इसको ही अपन लोग विकृत एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, है एथेनॉल, मेथेनॉल मिला देते हैं जहरीला करने के लिए ताकि कोई पिए नहीं, और रंग के लिए मिला देते हैं एल्कोहल, और यही कहलाता है हमारा विकृत एल्कोहल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, केवल हमें क्या लिखना है? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए क्या करेंगे? हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो भैया देखिए, तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसको मैं दूसरी पेन से लिख देता हूँ, चलो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं है। रासायनिक समीकरण, ठीक है, किसका? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले CO2 ले लेंगे, तो CO2 प्लस के, अब हमें क्या ले लेना है? जल ले लेना है, तो H2O। ठीक है, फिर इनकी हम लोग क्रिया करा देते हैं तो ग्लूकोज बन जाता है, C6, क्या हो जाता है? C6H12, और यहाँ पर O6, ये हमारा ग्लूकोज बन गया। तो साथ में थोड़ी सी क्या मिल जाती है? ऑक्सीजन, और साथ में यहाँ पर हमें ऊर्जा भी यहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसको संतुलित कर देते हैं, तो 6 यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, और 6 यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं, और 6 यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर? 6। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण हो गया। अब आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण के लिए ध्यान से सुनिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है? कहाँ से प्राप्त करता है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाता है, श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो अरे हाँ ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, रासायनिक समीकरण ये अपन ने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ, तो यहाँ पर हमें श्वसन को परिभाषित करना है। तो श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह क्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों के विघटन से जीव के कार्यों को करने के लिए ऊर्जा उत्पादन मिलती है, यानी कि ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर होता है। अब देखिए, श्वसन में कोई बच्चे ऐसा नहीं मत लिख देना कि सांस लेने को ही श्वसन कहते हैं, नहीं।
यह जीवित कोशिका में होने वाली ऐसी क्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों के विघटन से जीवों के कार्यों को करने के लिए यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है हमारा क्या, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, कारण लिखिए। ठीक है, कोई दो कारण लिखना है क्योंकि 2 नंबर में है। तो भाई साहब देखिए, पहला कारण है, कायक प्रवर्धन केवल ऐसे पौधों में ही संभव है जिनके जड़, तना या पत्तियों में नए पौधे उगाने की क्षमता होती है। ठीक है भैया। अगला, कायक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के समान ही होते हैं, इसलिए कायक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। ऊतक संवर्धन तकनीक को परिभाषित कीजिए। तो भैया ये रही ऊतक संवर्धन तकनीक। तो ये दोनों काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर होने वाले हैं। तो ऊतक संवर्धन संवर्धन तकनीक में पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीश के वर्धमान भाग से अलग करके नए पौधे उगाए जाते हैं। इन पृथक कोशिकाओं को एक कृत्रिम पोषक माध्यम में रखकर उन्हें विभाजित होने दिया जाता है। ये विभाजित होकर के कोशिकाओं को बढ़कर एक छोटा समूह बना लेती हैं, जिन्हें कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलस। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के लिए हार्मोन युक्त माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है और जिससे एक नया पौधा बन जाता है। तो ये ऊतक संवर्धन विधि है, मतलब परिभाषा में पूरी प्रोसेस है कि ये क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है 12वां। तो यौनारंभ के समय लड़कियों में होने वाले कोई दो परिवर्तन लिखिए। ठीक है, तो ये रहा इसका प्यारा सा आंसर। तो पहला है, स्तनों के आकार में यहाँ पर वृद्धि होने लगती है, और दूसरा है स्तनाग्र यानी कि जननांग होते हैं उनकी, वहां पर त्वचा की रंग कैसा होने लगता है, गहरा होने लगता है। ठीक है, और भी परिवर्तन होने लगते हैं। तो अगला है, गर्भ निरोधन की दो युक्तियों की यहाँ पर नाम लिखिए। तो पहला है यहाँ पर गर्भ निरोधन, यानी कि गर्भ को रोकने के लिए यहाँ पर कंडोम का उपयोग कर सकते हैं, कॉपर टी का भी उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, वंशागत लक्षण को परिभाषित यहाँ पर हमें करना है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई बड़ी बात यहाँ पर है नहीं। वे लक्षण जो जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित होते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच गए। यानी कि मान लीजिए ये आपके पिताजी हैं, ठीक है, और ये आप हैं। पिताजी मुस्कुरा रहे हैं, आप, अरे भाई कहाँ है पिताजी, मुस्कुरा रहे हैं, बढ़िया। आप थोड़े उदास हैं, क्यों? क्योंकि आपका पेपर है, बड़ी टेंशन दिमाग खाए जा रही है। तो ये पिताजी के लक्षणों का आप में पहुंचना, मतलब एक पीढ़ी से पिता, और ये आप हैं यानी कि पुत्र हैं। ठीक है, तो पिता के लक्षणों का ये आप में यानी कि पुत्र में पहुंचना ही क्या कहलाता है, वंशागत लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते हैं उन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पिता की आंखें नीली हैं, तो आपकी भी आंखें नीली हो सकती हैं। पिताजी के कान बड़े हैं, तो आपके भी कान ऐसे बड़े हो सकते हैं। तो यही वंशागत लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम क्या है। तो देखिए मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम क्या है, जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मकों या संतान में जाते हैं। जीवों के जो लक्षण होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से संतानों में जाते हैं। इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। ये लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से आगे जाते हैं। यही अपव्यूहन का, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। यानी कि जो वंशागत लक्षण है वो स्वतंत्र होते हैं, अपने आप आराम से चले जाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाता है 14वां, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की यहाँ पर हमें परिभाषा लिखनी है, मुख्य अक्ष की यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सेस की डेफिनेशन लिखनी है। तो इसके लिए मैं तो देखिए जरा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाले एक सीधी रेखा को गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक क्या है, ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का यहाँ पर एक बीच होगा जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ध्रुव यानी कि पी, और ये इसकी मान लीजिए कि क्या हो गई, त्रिज्या। ये यहाँ पर क्या हो गई, त्रिज्या। अब यदि मैं अच्छे से बन जाए भाई, ये इसकी क्या हो गई यहाँ, सीधी खिंच जाए यार, हाँ, ये यहाँ पर इसकी क्या हो गई, त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए यदि इस पर हम लोग किरणें निकालते हैं, ये निकाली और एक निकालेंगे तो कुछ ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएंगी। तो एक अक्ष ऐसी होगी कि वो सीधी इस त्रिज्या से होते हुए, इस ध्रुव से होते हुए जाएगी। तो इसी अक्ष को बोल देते हैं मुख्य अक्ष, यानी कि जो दर्पण के ध्रुव से
और त्रिज्या से होकर जाती है उसी को बोल देते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बना करके आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वाहनों में पीछे का यानी कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो हम लोग उत्तल दर्पण का यहाँ पर उपयोग करते हैं। अब क्यों करते हैं तो वो देखिए, वाहनों में पार्श्व या पश्च दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि पहला कारण, यह सदैव छोटा परंतु सीधा प्रतिबिंब बनाता है। पहला कारण ये हो गया, ये वस्तु का छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और दूसरा यहाँ पर ये हो जाएगा कि बाहर की ओर वक्रत होने के कारण दृष्टि क्षेत्र भी ज्यादा होता है, यानी कि ड्राइवर को पीछे के बड़े बड़े क्षेत्र देखने में समर्थ होता है। यानी कि पीछे का कोई बड़ा वाहन आ रहा है तो इस हमारे उत्तल दर्पण में ये हमें छोटा ही दिखाई देता है। तो ये दो कारण है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लेंस की परिभाषा लिखिए। तो 2 नंबर में है भैया, इतनी सी है, दो सतहों से घिरे एक पारदर्शी माध्यम को यहाँ पर लेंस कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा भी और जुड़ सकते हैं, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। और दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या, अवतल लेंस, इसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। इतना लिख दीजिए तो अच्छा हो जाएगा। अब अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अभिसारी अभी मैंने बताया कि उत्तल लेंस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस को यहाँ पर बोलते हैं। तो देखिए जरा, उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसलिए इसे अभिकेंद्र अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि उत्तल लेंस किरणों को फैला देता है, इसलिए यहाँ पर इसको अपसारी लेंस कहते हैं। तो देखिए, ये बना दिया मैंने क्या, उत्तल लेंस, किनारों पर पतला बीच में मोटा, ये कौन सा है हमारा, उत्तल लेंस। अभी क्या करेगा कि इस पे मान के चलो ये प्रकाश की किरणें ऐसी कुछ आती हैं, ठीक है, ये प्रकाश की किरणें कुछ ऐसी आती हैं, तो ये क्या करेगा कि ये कुछ ऐसी प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर यहाँ पर केंद्रित कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। अवतल लेंस इसका विपरीत होता है, किनारों पर मोटा होता है और ये बीच में कैसा होता है, पतला होता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस, तो देखिए ये अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, ये अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ये कुछ ऐसी जाएगी, ये कुछ ऐसी जाएगी, ये कुछ ऐसी जाएगी, ये दूर दूर पहुंच जाती है। तो ये हमारा हो जाएगा अवतल लेंस, यानी कि अपसारी लेंस। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है 16वां, टिंडल प्रभाव क्या है? खास इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको समझ सकते हैं, वैसे तो आपको याद ही होगा। तो टिंडल प्रभाव, तो देखिए जरा, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के विकिरण की परिघटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोई प्रकाश किरण जब महीन कणों से टकराता है तो कण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसित होने वाला प्रकाश परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे खपरेल घर में, एक खपरेल घर है, मान के चलिए एक क्या है, एक ऐसा कोई खपरेल घर है, उसमें एक छिद्र है, तो वहां से कोई प्रकाश आता है तो यहाँ पर हमें कुछ कण हैं वो ऐसे धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, तो बैंड क्रम को परिभाषित यहाँ पर करना है। तो बैंड क्रम, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। तो वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना, विभिन्न रंगों में प्राप्त जो अनुक्रम होता है उसे ही वर्ण क्रम कहते हैं। ठीक है, जब श्वेत प्रिज्म से गुजरता है प्रकाश तो वह 7 रंगों के समूह में बढ़ जाता है, इन समूह को ही वर्णक्रम कहते हैं। जैसे एक प्रिज्म होता है ना, आपको पता ही है, बैजानीह, पीनाला, है ना, बिबग्योर, तो एक प्रकाश की किरण ऐसी आती है, ये प्रिज्म पर पड़ती है, तो ये प्रिज्म में से 7 यहाँ पर प्रकाश की किरणें हैं वो फैल जाती हैं। कितने प्रकाश की किरणें यहाँ पर बन जाती हैं, 7, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो प्रकाश के इस जो वर्णक्रम हमें प्राप्त हुआ ना, ये बैगनी से लेकर के, कहाँ से लेकर के, ये बैगनी से लेकर के, भैया बैगनी कहाँ गया, बैगन जैसी शकल के बैगनी, तो बैगनी से लेकर के ये लाल रंग तक, ठीक है,
ये हमारा लास्ट वाला बैंगनी रंग हो, ये सबसे ऊपर वाला लाल रंग। ये जो वर्ण क्रम प्राप्त होता है ना हमें 7 कलर का, कितने कलर का? 7 कलर का, इसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं? वर्ण क्रम। ठीक है, इसको ही क्या बोल देते हैं? वर्ण क्रम। ठीक। तो अगला क्वेश्चन है 17वां। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? कोई दो कारण लिखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है। तो चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होने का मतलब है समान आकार के किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और लंबाई घटाने पर उसका प्रतिरोध घट जाता है। समानुपाती का यही मतलब होता है कि बढ़ाने पर चीज बढ़ जाएगी, घटाने पर घट जाएगी। तो चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा और लंबाई घटाने पर प्रतिरोध घट जाएगा। दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक है तो उसका प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ऊपर वाले को कि R समानुपाती होता है L। ठीक है, R समानुपाती होता है L। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि R व्युत्क्रमानुपाती होता है कैपिटल A, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विद्युत तापन युक्तियां जैसे ब्रेड टोस्टर, विद्युत इस्त्री यानी प्रेस के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? तो काफी इंपोर्टेंट है। तो देखिए जरा, हम जानते हैं कि व्यापक रूप में मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातुओं का प्रतिरोध उनकी अवयवी धातुओं का प्रतिरोध अधिक होता है। कहने का मतलब है जैसे एक ये धातु है, एक ये धातु है, इसका कुछ प्रतिरोध होगा, इसका प्रतिरोध होगा, लेकिन इन दोनों से मिलाकर के मैंने एक धातु बना दी, तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा। तो यही कारण है, यही बात लिखी है कि जो व्यापक मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होती है वो अवयवी धातु की अपेक्षा अधिक होती है और उन्हें उच्च ताप पर शीघ्रता ही दहन नहीं होता है। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत प्रेस या टोस्टर में तापन युक्तियों के लिए किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब प्रेस को जैसे हमें क्या होता है, जल्दी गर्म करना होता है, तो ज्यादा प्रतिरोध चाहिए तभी तो जल्दी गर्म होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है 18वां। धातु के भौतिक गुणधर्मों के आधार पर दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये भौतिक गुणों के आधार पर है और हम लोग सेट ABC में कर चुके हैं किसके बारे में? रासायनिक गुणों के बारे में। तो देखिए जरा, धातुएं आगाध वर्धीय होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? आगाध वर्धीय। ठीक है, इसमें आप लोग एक पॉइंट भी और जोड़ सकते हैं, आगाध वर्धीय तथा तन्य होती हैं। ठीक है, धातुएं आगाध वर्धीय तन्य होती हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं यानी टूट जाते हैं। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, इन्हें अलग लिख दिया। ठीक है, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, ये कुचालक होती हैं। ये इनका गलनांक अधिक होता है, इनका गलनांक कम होता है। धातुएं ऊष्मा की भी चालक होती हैं, ये कुचालक होती हैं। ये चमकदार होती हैं, ये चमकदार नहीं होती हैं। तो 6-7 अंतर हैं, आप लोग को 2 लिखना है। पेपर में 4 नंबर से बढ़ा नहीं आता, 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो आपको रटा होगा, मुझे पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके अथवा वाला कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? और दूसरा बनाना है कि आयनिक यौगों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? तो भैया ये रहा इसका आंसर। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी बहुत कम क्रियाशील धातुएं हैं तथा क्रिया करके संक्षारित भी नहीं होती हैं। इनकी चमक भी तेज होती है। ये आघात वर्धित तथा तन्य होती हैं। इन्हीं सब कारणों से इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों के आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। ऐसा आयनों के बीच अत्यंत मजबूत आयनिक आकर्षण बल के कारण होता है। यह आकर्षण बल को कम करने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगों का गलनांक यहाँ पर उच्च होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है 19वां। जंतुओं में रासायनिक समन्वय की विक्रिया को यहाँ पर समझाइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए जरा, इसके लिए मैं चेंज कर लेता हूँ ये। हाँ, अरे हो जा भाई। हाँ, तो देखिए जरा,
धातुओं में रासायनिक समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थ अथवा हार्मोन्स के द्वारा होता है। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, रक्त के माध्यम से शरीर के उन अंगों तक पहुंच जाते हैं जहाँ इनकी आवश्यकता होती है। इन्हें स्रावित होने वाले हार्मोन की मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रिया के द्वारा किया जाता है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। आयोडीन युक्त नमक की सलाह की क्यों दी जाती है भैया? तो ये रहा इसका आंसर, इंपोर्टेंट है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि यानी अवटु ग्रंथि के लिए आवश्यक है। अब यह ग्रंथि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की उपापचय के लिए थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। यह थायरोक्सिन हार्मोन संतुलित वृद्धि विकास के लिए उत्तरदायी है, इसलिए आयोडीन की सलाह दी जाती है। और अगर आयोडीन नहीं खाएंगे तो हमें घेंघा रोग भी हो जाएगा। ये बेंगा नहीं है, क्या है, घेंघा रोग भी हमें यहाँ पर हो सकता है, जिसमें गर्दन फूल जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है 20वां। ये क्या कहता है भाई साहब? घरेलू विद्युत परिपथ का यहाँ पर नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले भूसंपर्क तार ये निकाल देना है। ठीक है, ये चित्र और ये बना दिया। ठीक, अब विद्युन्मयी तार यानी कि मेंस वायर, और ये न्यूट्रल तार यानी कि उदासीन वायर, इसको ये पहले बना देना है एक बॉक्स। इस बॉक्स में ये फ्यूज बोर्ड होता है। ठीक है, ये यहाँ पर यानी कि हमारा मेन स्विच। ठीक, इससे आगे जा लेंगे हम विद्युत मापी में कि कितनी मीटर है, ये कितनी धारा हम दे रहे हैं, कितनी हमारी खर्च हो रही है। ये वो लगा हुआ है अपना क्या, विद्युत धारा मापी। आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, वितरण बॉक्स में यहाँ से अलग अलग कमरों में लाइट ले जाएंगे। तो पहले ले गए मान के चलो हम एक कमरे में, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर हमने कुछ भी लगा दिया, फैन कूलर जो भी लगाना। फिर ले गए हम यहाँ पर दूसरे कमरे में, ठीक है, फिर ले गए यहाँ से हम तीसरे कमरे में, और फिर ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर इसको कर दिया। और यहाँ पर जो डिफरेंस रहता है वो 220 वोल्ट का रहता है। तो ये आप लोगों को बना देना है। ये घरेलू विद्युत परिपथ का यहाँ पर काफी अच्छा चित्र है जो कि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। सुबह ही पेपर है तो अच्छे से इसको कर लीजिए। तो इसके अथवा में क्वेश्चन है हमारे पास में कि विद्युत धारा का उपयोग करते समय कौन सी सावधानियां करनी चाहिए। अब ये तो आपको पता ही होगा कि लाइट का उपयोग करते समय में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहला है भैया, घरों के सभी विद्युत उपकरण भूसंपर्क तार से जुड़े होने चाहिए। क्यों जुड़े होने चाहिए? क्योंकि यदि कभी लाइट खराब होती है तो जैसे आपको करंट लग सकता है, पूरे घर में लाइट आ जाती है, जितने भी लोहे की वस्तुएं हैं, तो यदि भूसंपर्क तार होगा तो ये सारा का सारा करंट है वो धरती माता में समा जाएगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए। घरेलू विद्युत परिपथ में जो तार, प्लग, सॉकेट, होल्डर उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए। यदि अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो वे खराब हो जाएंगे, प्लग जाएंगे। तीसरा है उच्च शक्ति के विद्युत उपकरण जैसे गीजर, एसी, कूलर आदि 15 एम्पियर विद्युत धारा की प्लग, सॉकेट से स्विच का ही प्रयोग करना चाहिए। इससे कम का करेंगे तो खराब हो जाएंगे। घरेलू विद्युत परिपथ में अति भार और लघु पतन से होने वाली हानि से बचाने के लिए फ्यूज तार का भी यहाँ पर उपयोग आपको करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फ्यूज तार क्या है, इसका क्या उपयोग है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आ गया है, बस ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को, ये आपको आता है। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको आते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं है। ठीक है, ये तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समीकरण लिखकर उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को यहाँ पर दर्शाइए। तो आपको पता है कि उपचयन जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई है और यहाँ पर हाइड्रोजन है वो घट गई है, तो ये सब क्या हो जाती है, हमारी उपचयन अभिक्रिया है। और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर का योग होता है। तो ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर अलग हो गई, यहाँ पर अलग हो गई, तो ये हमारी अपचयन अभिक्रिया। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पथ क्या है। तो भाई साहब, ग्लूकोज यानी कि कार्बन के 6 परमाणु विखंडन का पहला चरण जीवों की कोशिकाओं में, कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव्य में। यह क्रिया 3 कार्बन यौगिक बनाती है जिसे जिसे पायरूवेट कहते हैं। ठीक, पायरूवेट आगे का विखंडन विभिन्न जीवों में निम्न तरीके से होता है। तो पहले किस तरीके से होता है भाई साहब, देख लीजिए, अवायवीय श्वसन। यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। उदाहरण जैसे ईस्ट में किण्वन,
ठीक है, और एथेनॉल और CO2 बनता है। दूसरी है वायवीय श्वसन, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और इसका अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है यहाँ पर, CO2 और तीन अणु जल के यहाँ पर हमें बन जाते हैं, CO2 के 3 अणु और जल बन जाता है। ठीक है, अगला ऑक्सीजन की कमी में, मतलब यहाँ पर है तो ऑक्सीजन लेकिन थोड़ी सी कमी है, तो जब हमारी पेशियां क्या होती है, पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होती है, तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल से बचाने वाली क्रैंप यहाँ पर लगते हैं। तो देखिए इसका चित्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ध्यान रखिए ये जो मैंने बातें यहाँ पर आप लोगों को बताई हैं, ये 3 प्रकार से होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, आपको अच्छे से समझ के लिखना है। ठीक है, अब इन्हीं 3 तरीकों हम लोग कुछ ऐसे चित्र से बना देते हैं। ये ग्लूकोज है, कोशिका द्रव्य में हो गई, तो पायरुवेट बन गया। पायरुवेट यानी कि कार्बन के 3 अणु और साथ में ऊर्जा, ये हमारा पायरुवेट कहलाता है। पायरुवेट क्या है, कार्बन के 3 अणु और ऊर्जा, ये हमारा पायरुवेट कहलाता है। अब 3 तरीके से ये होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, तो ये ईस्ट में होता है। फिर ऑक्सीजन के अभाव में, यानी कि ऑक्सीजन तो है लेकिन थोड़ी सी कमी है, जैसे हमारी पेशियों में, तो लैक्टिक अम्ल और यहाँ पर ऊर्जा बनेगी। फिर यहाँ पर तीसरा हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में, तो CO2H2O और यहाँ पर ऊर्जा बनेगी। यहाँ पर ये एथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर ऊर्जा बनेगी। सॉरी, ये ध्यान रखिए कि ये काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ये चित्र भी आप लोगों से 3 नंबर में सीधा का सीधा पूछा यहाँ पर जा सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये बात भी समझा देनी है और उसके साथ में ये आप लोगों को चित्र भी बना देना है, तो खुश होकर के वो 3 में से 3 आपको दे देगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए ये। अगला क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र का नामक चित्र बनाइए। तो चित्रों की तो अब मैं बात ही नहीं यहाँ पर करने वाला, ये तो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ही ली होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझ करके यहाँ पर आंकिक प्रश्न रखा है। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये भी पता रहे कि आंकिक प्रश्न भी यहाँ पर आते हैं। तो 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यानी कि वस्तु की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और यहाँ पर साइज ज्ञात कीजिए। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर दिया है। जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो आप लोगों को सबसे पहले दिया है लिख लेना है कि क्या चीज हमें दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बिंब की ऊंचाई, ठीक है, बिंब, बिंब यानी कि वस्तु। ठीक है, तो बिंब की ऊंचाई यहाँ पर कितनी दी गई है आप लोगों को, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि बिंब की ऊंचाई, तो बिंब की ऊंचाई को एच से दर्शाते हैं, एच बराबर 5.0 यानी कि 5 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, तो देखिए जरा, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बराबर है हमारे पास में 30 सेंटीमीटर। ठीक, और इसके बाद में जो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, 20 सेंटीमीटर की यहाँ पर दूरी पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या, u का मान कितना मिलेगा, तो वो दर्पण के, इसको दर्पण के ध्रुव से बिंब दूरी या बिंब की दूरी u बराबर कितनी है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, कैसा दर्पण है यहाँ पर, उत्तल दर्पण, तो ये माइनस के 20 हमें लेनी होगी। ध्यान रखिए उत्तल दर्पण की जो बिंब दूरी होती है वो माइनस होती है, और वैसे भी ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस का ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमें दिए गए हैं और ज्ञात करना है। अरे भाई क्या हुआ तुझे, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है आपको क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की सॉरी प्रकृति नहीं, स्थिति, प्रकृति, और आपको ज्ञात करना है साइज। ठीक है,
अरे यार, प्रकृति तथा साइज, ठीक, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। तो हमें वक्रता त्रिज्या दी गई है, तो आर बराबर हमारे पास में है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग आर से एफ का मान निकाल लेंगे, तो एफ बराबर होता है आर बटे दो, यानी कि 30/2, तो बराबर आ जाएगा हमारे पास में 15 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो हमारे पास में क्या होता है, जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी प्लस में होती है, इसलिए हम इसको प्लस में ही लेंगे। अब प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, तो हम लोग दर्पण सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दर्पण सूत्र। तो भैया दर्पण सूत्र क्या होता है, आपको तो आता ही है। एक बटे, क्या होता है भाई साहब जल्दी बताइए, 1/v बराबर 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस के 1/u। अब हमें 1/v यानी कि यहाँ पर v का मान निकालना है, तो इसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/v बराबर 1/u और माइनस के हो जाएगा 1/f। पक्षांतर कर दिया, ठीक है। अब मान रख दो 1/v, तो 1/u, u का मान यहाँ पर आ जाएगा माइनस के कितना, 20, और माइनस के 1/f यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 15। अब जरा इसकी भिन्न कर लेते हैं, तो भिन्न करने पर लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पर 60, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे 3, वो भी माइनस के, और माइनस के यहाँ पर आ जाएंगे कितने, 15 चौके कितने हो जाएंगे यहाँ पर 60, ठीक। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/v। तो 1/, यहाँ पर v बराबर हो जाएगा -7/60, -7 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 60, ठीक है। -7 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 60। अब देखिए जरा, अब इसको हम लोग करेंगे आगे, तो आगे हमारा क्या आ जाएगा, तो देखिए जरा, इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, और देखिए, जब हमने क्या किया, इसको यहाँ से हम लोग यहाँ पर लाए, इसको यहाँ पर लाए, तो एक माइनस तो ऐसा भी चलेगा ना, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो ये माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा यहाँ पर 1/v बराबर के 1/v बराबर बचेगा 7/60। और जब हम लोग इसको पलट देंगे यानी v का मान निकाल लेंगे, तो 60 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, और जब इसका इसमें भाग दे देंगे, तो 7 छंग 42 हो जाएंगे, 7 अट्ठे 56 हो जाएंगे, यानी कि 8 दशमलव कुछ आ जाएगा। तो ये 8.6 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण से इतनी दूरी पर ये बनेगा। अब निकालना है हमें, अब निकालना है हमें क्या, m का मान। m यानी उसका आवर्धन, यानी कि कितने गुने यहाँ पर वो बनेगा, ठीक है। तो m बराबर निकालना है, तो आप लोग m का सूत्र होता है कि माइनस के v बटे यहाँ पर u, क्या होता है माइनस के v बटे u। तो इसमें इसका मान रख देंगे, तो v का मान हमारे पास में है यहाँ पर क्या, ये है हमारा v का मान इतना। तो हम लोग 60 बटे यहाँ पर 7 रख देते हैं, काटने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, और बटे में रख देते हैं माइनस के यहाँ पर 20, और ये माइनस। तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 20 तिया ये 60 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास में आ जाएगा 3/7, ठीक है। ये न्यूमेरिकल होते हैं, ऐसे ही टाइम लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे और कर देते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई, तो ये हमारा आवर्धन होता है, आवर्धन m बराबर ये भी होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई। तो m का मान तो हमने 3 बटे कितना निकाल लिया 7, और ये h डैश हमें चाहिए है, और h का मान जो हमें कितना दिया गया था 5, तो तेरा गुणा कर लेंगे, तो h डैश बराबर आ जाएगा 3 गुणे 5/7। तो यहाँ पर h डैश का मान आ जाएगा हमारे पास में कितना, 15 बटे यहाँ पर 7। तो h डैश की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2.2 मीटर, यानी कि बिंब की ऊंचाई है वो इतनी होगी, ठीक है। अब प्रकृति लिख लेते हैं इसकी, तो प्रकृति कैसा होगा, हमारा बिंब था 5 मीटर का और प्रतिबिंब बना 2 का, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बिंब से छोटा
बनेगा। ये इसकी क्या हो गई, प्रकृति। तो तीनों उत्तर निकाल लिए, स्थिति, ये हमारी साइज, और ये हमारी हो गई प्रकृति। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है भैया इसी का है, अथवा वाला, लेकिन आंकिक प्रश्न है। तो किसी, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है। तो किसी ऑटोमोबाइल यानी कि टैक्सी जो होती है ना, कार मार, तो किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। कितनी है यहाँ पर, ओ 3 मीटर है। कितनी, 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो ये सेम क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर ये होने वाला है। तो दिया है, लिख लीजिए सबसे पहले तो, दिया है मैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर बराबर, तो कितनी है यहाँ पर, 3 मीटर है। ठीक है, तो एफ का मान तो आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। चलो पहले पूरा लिख लेते हैं, वस्तु की दूरी यानी कि यू का मान हो जाएगा 5, और यहाँ पर दर्पण है कौन सा, तो उत्तल दर्पण है, तो माइनस का ही ये यहाँ पर हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, अब लिख लीजिए, आप लोग ज्ञात करना है। हम्म, ज्ञात करना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, सेम चीजें ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति, चलो आगे लिख देता हूं, प्रकृति तथा साइज, ये अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ज्ञात करनी है तो देखिए, एफ, आर अपन को पता है कि कितना है, यहाँ पर 3 मीटर। तो एफ का मान तो आप लोग वैसे ही निकाल सकते हैं कि आर बटे कितना होता है, 2, यानी कि 3/2 बराबर हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक, अब देखिए जरा, अब अपन लोग करेंगे दर्पण सूत्र का प्रयोग। तो दर्पण सूत्र से, हाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, आप ये सोच रहे होंगे। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है, एक बटे, क्या होता है, अरे भाई 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। अब देखिए यहाँ पर ये जो मान लिखे हैं ना, ये मैंने f का मान निकाल दिया, ये मैंने किसका मान निकाल दिया, u का मान निकाल दिया। अब आप लोग इसमें f का मान रखो, तो चलो मैं ही यहाँ पर रख देता हूँ। तो 1/f, f का मान यहाँ पर मैंने निकाल दिया था कितना आपके लिए, 1.5। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कितना, 1.5। ठीक, 1 यहाँ पर 5, और बराबर 1/v प्लस के 1/u का मान है यहाँ पर कितना, 5। तो अब आप लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, और जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 1/v का मान आप लोगों के पास में आ जाएगा कितना, 13/15। ठीक है, लघुत्तम लेने के बाद तो आप लोग इसको जब भी का मान निकालेंगे तो 15 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर, 13। तो भी बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, इसका भाग दे देंगे तो 1.5 मीटर ये आ जाएगा लगभग में। ठीक है, अगला, अब हमें क्या निकालना है, आवर्धन। तो आवर्धन का फॉर्मूला आपके लिए कितना होता है यहाँ पर, m बराबर माइनस के v बटे यहाँ पर u होता है। तो देखिए जरा, माइनस के 1.15 और u का मान हो जाएगा अपने पास में माइनस का 5। तो इसको जरा निकाल लीजिए, कैपिटल M की जगह स्मॉल m लिख लीजिए। तो इसका इसमें जब भाग देने को, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, और ये आ जाएगा 0.23। ठीक, तो दर्पण इतनी दूरी पर बनेगा और इतना छोटा बनेगा। ठीक है, इतना कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी सीधा। ठीक है, आभासी सीधा, और कैसा होगा, छोटा। ये उसकी क्या आ गई, प्रकृति। तो ये यहाँ पर मैंने सारे के सारे आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, अभी के अभी हम लोगों ने सारे के सारा सेट यहाँ पर ए फिनिश कर लिया, यहाँ पर हम लोगों ने सेट बी फिनिश कर लिया,
यहाँ पर हम लोगों ने सेट सी फिनिश कर लिया और ये लास्ट सेट था सेट, यहाँ पर डी हम लोगों ने फिनिश कर लिया। अब हमारा केवल बचा है यहाँ पर मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर भी आप लोगों को अभी के अभी यहाँ पर मिल जाएगा। तो मेरी मानिए कि इन चारों सेट में से ही आपका पूरा का पूरा 70 में या 75 जितने में आता है आपका पेपर पूरा का पूरा यहाँ पर आने वाला है। ठीक है। और यदि आप लोगों ने चारों सेट लगा लिए तो आपके भाई साहब पूरे में पूरे नंबर आ जाएंगे, ध्यान रखिए। और वस्तुनिष्ठ वाली भी मैंने वीडियो यहाँ पर डाल दी है। तो मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना पेपर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कीजिए। ठीक है।